Hello student, today we are going to see the thermal power station single line diagram. लास्ट में हमने पावर स्टेशन देखे थे, इम्पोर्टेंट टर्म्स देखी थी उसकी कि कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के पावर प्लांट्स होते हैं. आज हम देखने वाले थर्मल स्टेशन जो ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इंडिया के अंदर वो थर्मल के थ्रू होती है. तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे कि कैसे उसका वर्किंग होता है, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज होते हैं. तो सिंपल जैसे सिंगल लाइन डायग्राम क्या है उसका कि जो बॉयलर होता है उसको इनपुट देते हैं, हम कोल देते हैं, वाटर देते हैं एंड एयर देते हैं. ठीक है, तो बॉयलर हमें उसके बदले में क्या देता है, दो चीज़ देता है. एक तो स्टीम देता है, ठीक है, एंड सेकंड वन इज़ अ फ्लू गैसेस देता है. जो भी बर्न होता है कोल को जब जलाया जाता है तो गैसेस निकलते हैं. तो वो गैसेस को हम फिर क्या करते हैं, मैंने पहले वाले लेक्चर्स में बताया कि उसमें से जो भी एनर्जी है वो हम यूटिलाइज़ करते हैं टू हीट अप दी इनपुट वाटर एंड इनपुट एयर. ओके, सो उसके बाद उसको हम एटमॉस्फेयर में चिमनी के थ्रू बाहर फेंक देते हैं. ठीक है, और स्टीम को आगे ले जाया जाता है स्टीम टरबाइन के अंदर, जहाँ पे वो कन्वर्ट होती है, जो भी हमारी एनर्जी है स्टीम के फॉर्म में वो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में. ठीक है, और वो मैकेनिकल एनर्जी फिर हम जनरेटर के साथ जोड़ते हैं तो वहाँ से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, और जो भी एग्जॉस्ट स्टीम है वो बाहर निकलती है. अब एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्मल पावर स्टेशन. सो एडवांटेज ये है कि स्पेस जो रिक्वायर्ड है ना वो काफ़ी कम है इसकी कंपेयर टू द हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स. ठीक है, if we compare the fuels in diesel plant or nuclear plant, the fuel coal is cheaper है वो. ठीक है, पर हाँ ज़्यादा चाहिए वो. ठीक है, जब न्यूक्लियर में देखें कि भाई 1 kg अगर न्यूक्लियर आपके पास यूरेनियम या थोरियम है तो कंपेयर टू आपका ये 20 से 22 टन आपका कोल हो जाएगा. ठीक है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्लांट इज़ लेसर दैन अदर टाइप्स ऑफ प्लांट. स्टीम इंजन एंड टर्बाइंस आर कैपेबल टू विथस्टैंड ओवरलोड्स. ठीक है, जो भी इंजन्स होते हैं वो ओवरलोड को झेल सकते हैं. इफ़ वी कंपेयर विद द हाइड्रो प्लांट्स, द थर्मल प्लांट्स कैन बी लोकेटेड इन लोड सेंटर विच सेव्स द ट्रांसमिशन लाइन कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस पर किलोवाट आवर इज लेस इफ़ वी कंपेयर द डीजल एंड डीजल के कंपेयर में ये कम है. ठीक है, पावर जनरेटिंग जो कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा है. ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, उसकी एफिशिएंसी बहुत कम है, 80 to 24% होती है, एंड वाटर बहुत चाहिए इसको. ऑपरेटिंग कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा है. कोल का ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग और उसका जो भी स्टोरेज करना है वो बहुत डिफ़िकल्ट है. ऐश जो जनरेट होती है लास्ट में उसको भी स्टोर करना या उसका भी डिस्पोजल करना बहुत थोड़ा ईजी है, डिफ़िकल्ट टास्क है. एरिया पॉल्यूटेड होता है तो हम इसको रेसिडेंशियल या कहीं नज़दीक नहीं लगा सकते, सिटी एरिया के नज़दीक. स्टेशन इरेक्शन का टाइम बहुत लगता है क्योंकि बहुत सारी ऑक्सिलरीज हमको लगानी पड़ती है, एंड स्टार्टिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, 6 to 7 आवर्स जब वो रन करता है तब जाके वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाता है. सो पीक लोड अगर सेटिस्फाइड करना है तो ये प्लांट्स वहाँ पे यूज़ नहीं होंगे. अब हम देखते हैं कि जो डिटेल्स है थर्मल पावर प्लांट्स की डिफरेंट जो स्टेट्स के अंदर, अगर आपको देखना है कि कहाँ पे है तो आप वो पीछे जाके वो देख सकते हो. अब जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, एक तो जनरेटर, टरबाइन, कंडेंसर एंड बॉयलर. ठीक है, सो जनरेटर की एफिशिएंसी इन जनरल 97% के आसपास होती है. जो स्टीम टरबाइन है उसकी एफिशिएंसी कम होती है. एयर प्रीहीटर की 16% होती है, कंडेंसर की 16%, बॉयलर की एफिशिएंसी 50% होती है. ओके, सो सम एनर्जी इज़ लॉस्ट, एवरी स्टेप में वो एनर्जी लॉस्ट होती रहती है और आखिर में आपको 18 to 24% की एफिशिएंसी मिल पाती है. ओके, सो सम एनर्जी इज़ लॉस्ट एट एवरी स्टेप, सो लास्ट में आपको 30-35% आपको एफिशिएंसी मिलेगी. ठीक है, सो देन आफ्टर अब प्रोविज़न क्या है, अगर आपको इम्प्रूव करनी है इसकी एनर्जी तो हम क्या क्या कर सकते हैं. सो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि स्टीम जो प्रोड्यूस हो रही है बॉयलर के अंदर वो वेट है. ठीक है, तो इसको ड्राई करना पड़ेगा. द हीट ऑफ द फ्लू गैसेस, जो फ्लू गैसेस निकल रहे हैं ना उसकी हीट को हम यूज़ करेंगे. जैसे मैंने पहले बताया था कि जो भी स्टीम जनरेट हो रही है वेट, तो जो फ्लू गैसेस जनरेट हो रहे हैं ना उससे थोड़ी बहुत एनर्जी उसमें से रिकवर करो और इसको ड्राई बनाओ. ठीक है, सो वो सुपर हीटर में वो यूज़ होगा. देन जो आपका वाटर है
तो जहाँ पे आप उसको डायरेक्टली कूल कर देते हो या फिर जो भी जब देते हो इनपुट में देते हो तो डायरेक्टली मत दो, उसको पहले थोड़ा हीटअप करो ये फ्लू गैसेस से। तो क्या होगा कि जो भी एनर्जी उसमें से हम अगर हम एग्जॉस्ट में छोड़ देंगे एटमॉस्फेयर में तो वो एनर्जी कोई काम की नहीं होगी, पर अगर उसमें से रिकवर करते हैं तो हमारी प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही एयर को भी हम प्री हीट करके अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब उसके बाद प्लांट आता है हाइड्रो पावर प्लांट। सो मिनिमाइजिंग द वेस्ट ऑफ एनर्जी एट एवरी स्टेप, यूजिंग द एनर्जी मोर एफिशिएंटली रिजल्ट इन एनर्जी कन्वर्जेशन। सो एनर्जी कन्वर्जेशन इंक्रीजिंग द ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, अगर कंजर्वेशन करोगे एनर्जी का तो ओवरऑल प्लांट की एफिशिएंसी भी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। The aspect is that the energy conservation plan should try to eliminate the wastage, minimize losses at every step of production, conversion, transmission, distribution, etc. Okay, so old machinery जो less efficient है shall be replaced by the new ones. ठीक है, a lot of input energy saving is possible through the computerized generation of the power scheduling. तो शेड्यूलिंग करो जिससे एनर्जी प्रोडक्शन है उसमें कॉस्ट सेव हो जाए। क्यों क्या होता है कि जब भी आपका पीक लोड होता है, मतलब आपके कंज्यूमर बढ़ गए, कंज्यूमर तो उतने ही रहते हैं पर उनकी डिमांड बढ़ गई। जैसे होता है कि भाई जब नाइट में जो होता है तो सारे लोग सो रहे होते हैं तो वहाँ पे डिमांड कम है एनर्जी की, पर जब डे टाइम होता है या फिर पीक टाइम होता है जैसे 10 बजे हो, ठीक है, सारी इंडस्ट्रीज़ चालू होती है, ठीक है, 9-10 बजे से, तो सबकी डिमांड बढ़ जाएगी, घरों की भी डिमांड होगी। और समर में तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा हो गई कि जैसे ही दोपहर हुई तो सब लोगों ने अपने एसीज़ और वो सब ऑन किए तो आपकी डिमांड कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो अब वो डिमांड जब बढ़ती है तो पावर भी जो जनरेशन है, मतलब जो सप्लाई कर रहे हैं वो भी हमको वहाँ पे इनपुट बढ़ाना पड़ेगा ना। तो अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हो कि आपकी जो बैकअप जो जनरेशन है वो आप ऑन करते हो। ठीक है, अब जो भी प्लांट्स आप ऑन कर रहे हो अगर वो जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो कॉस्टली अगर उसको पड़ रही है तो ओवरऑल आपका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सो हम अगर प्रॉपर शेड्यूलिंग करें, ठीक है, ऐसे प्लांट्स को ही स्विच ऑन करें जो हमारे के लिए ऐसा हो कि मतलब वो कम कॉस्ट के हो, तो वहाँ पे अपना सेव हो जाएगा काफ़ी कुछ। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट हाइड्रो का क्या होता है कि एक डैम होता है जहाँ पे हम वाटर को स्टोर करते हैं और उसकी पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करते हैं, नीचे की ओर पाइप से उसको पानी को ले जाया जाता है जहाँ पे वाटर टरबाइन होता है। तो वो वाटर टरबाइन ये वाटर के फोर्स को यूज़ करता है एज अ मैकेनिकल एनर्जी और वो फिर कन्वर्ट करता है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा और साथ में जनरेटर जुड़ा हुआ होगा तो वहाँ पे आपको एनर्जी दे देगा। ठीक है, सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिंपल वर्किंग है, आपने देखा भी होगा काफ़ी बार। सो यहाँ पे ये कुछ डेटाज़ हैं जो कहाँ पे रिवर्स पे जहाँ पे हमने अभी एग्जिस्टिंग में पावर प्लांट्स लगाए हैं तो वो सब है, ब्रह्मपुत्रा है, इंडस बेसिन है। ठीक है, तो ये सब जगह पे हमने ऑलरेडी प्लांट्स लगाए हुए हैं, इंस्टॉल है हमारे। ठीक है, कई जगह पे पंप स्टोरेज में क्या होता है बेसिकली कि जहाँ पे नेचुरली डैम बनाना पॉसिबल नहीं है या फिर ऐसी हाइट नहीं है कि जहाँ पे पानी स्टोर कर सकें, तो हम लोग क्या करते हैं कि डैम बनाते हैं पर पानी पंप के द्वारा ऊपर ले जाते हैं और उसकी फिर पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करते हैं। पर उसमें क्या होता है कि जो भी पंप से आप ले जा रहे हो तो पंप को भी सप्लाई देके थोड़ी बहुत एनर्जी उसको भी देनी पड़ेगी। सो ओवरऑल एनर्जी मिलती है आपको जो भी पोटेंशियल आपने क्रिएट किया है वहाँ पे। ठीक है, तो वो पानी से जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी वो ज़्यादा ही बनेगी पंप के मुकाबले, पर तो जो नेचुरली अगर पानी कहीं पे स्टोर्ड होगा तो ये पंपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती वहाँ पे। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है हाइड्रो के रिलेटेड, हाइड्रोलॉजी, फिर सरफेस रन ऑफ क्या होता है, नॉन पॉइंट सरफेस क्या होती है, नॉन पॉइंट सोर्सेज क्या होते हैं, प्रिसिपिटेशन क्या होता है, इवेपोरेशन तो पता ही है सबको, हाइड्रोग्राफ, स्टोरेज, पॉन्डेज। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो हाइड्रोलॉजी क्या होती है, सो ये वाटर के रिलेटेड होती है, वाटर की जो स्टडी करता है ना उसको हाइड्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, शॉर्टली वी कैन से दैट इट इज़ अ सिस्टम रिलेटेड थी, वाटर की जो टर्म्स होती है उसकी क्वांटिटी, हेड, मास, फ्लो, तो वो सब की जहाँ पे स्टडी होती है उसको हाइड्रोलॉजी बोलते हैं। सरफेस रन ऑफ क्या होता है, इट इज़ अ वाटर फ्लो दैट अकर्स व्हेन सॉइल is infiltrate to full capacity and excess water from rain or other sources flows
over the land. Okay, so water makes it way towards the stream or lakes or ocean. ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब भी जो ज़मीन होती है वो पानी को सोखना बंद कर देता है, ठीक है। तो बारिश में आपने देखा होगा कि जब पहली बारिश होती है तो पानी आपको कहीं पे ज़्यादा दिखता नहीं है, क्योंकि वो क्या ज़मीन में चला जाता है, क्योंकि बहुत टाइम से पानी होता नहीं है तो वहाँ से चला जाता है। पर एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत बारिश हो गई, ठीक है, तो अब ज़मीन सोखना बंद कर देगा वो पानी को, ठीक है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ज़्यादा है पानी, ठीक है। तो वो फिर क्या होगा कि सरफेस पे ही रहेगा वो पानी, और फिर वो जहाँ पे उसको मिलेगा, वे मिलेगा, वहाँ पे वो फ्लो होगा, तो वो सरफेस रन ऑफ बोलते हैं उसको। फिर नॉन पॉइंट सोर्स क्या बोलते हैं कि द रन ऑफ दैट अकर्स ऑन द सरफेस बिफोर रीचिंग अ चैनल इज़ कॉल्ड अ नॉन पॉइंट सोर्स। ओके, चैनल से पहले पहुँचते पहले जो रन ऑफ होता है उसको बोलते हैं नॉन पॉइंट सोर्स, ठीक है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर that reach the earth in any form, like in the form of rains, ice, hail, dew, frost, ठीक है। तो ये उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, जो अर्थ के मतलब जो रीच करता है, ठीक है, मॉइस्चर दैट रीच द अर्थ इन एनी फॉर्म। तो जो भी फॉर्म में जो मॉइस्चर रीच करता है, चाहे वो रेन्स के फॉर्म में हो, आइस के फॉर्म में हो, फ्रोस्ट के फॉर्म में हो, तो उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है कि जो भी पानी होता है वो जब बॉईल होता है तो वो इवेपोरेट होता है, ठीक है। हाइड्रोग्राफ जो होता है वो जो फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एक्स एक्सिस पे मंथ है और वाई एक्सिस पे वो फ्लो है, मीटर पर सेकंड, सॉरी। सो यहाँ पे जो फ्लो यहाँ पे हो रहा है ना, वो डिफरेंट मंथ्स में डिफरेंट है, ठीक है। सो उसको बोलता है हाइड्रोग्राफ। दैन स्टोरेज, वाटर इज स्टोर्ड टू मेक इट अवेलेबल ड्यूरिंग डेफिशिएंट फ्लो टाइम्स टू इंक्रीज द फर्म कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट। तो स्टोर करना पड़ता है वाटर पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करने के लिए। पॉन्डेज किसको बोलते हैं? इन केस ऑफ पावर प्लांट इज फार डिस्टेंस फ्रॉम स्टोरेज रिजर्व अ स्मॉल पॉन्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हम पॉन्ड बनाते हैं आर्टिफिशियल पॉन्ड ये वाटर को स्टोर करने के लिए, ठीक है। अगर स्टोरेज रिजर्व से बहुत दूर है तो पॉन्ड बना वहाँ पे पॉन्डेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन किस हिसाब से उसको क्लासिफाई किया जाता है, देखो एक तो होता है इंस्टॉल कैपेसिटी के हिसाब से कि भी लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है, मिनी, माइक्रो, पिको, ठीक है। और एक होता है वाटर हेड, जो लो हेड होता है, मतलब जो हाइट है वाटर हेड की। और वाटर हेड इसको बोलते हैं कि जहाँ से वाटर आपका स्टोर्ड है डैम के ऊपर, वहाँ से लेके आपका जनरेटर जहाँ पे लोकेट किया है उसके बीच की हाइट कितनी है, ठीक है। तो उसको लो हेड, मीडियम हेड, हाई हेड होता है। जैसे जैसे हेड बनेगा उसका फोर्स बढ़ेगा और पानी जो भी आ रहा है ऊपर से वो जनरेशन भी ज़्यादा देगा, ठीक है। फिर क्वांटिटी ऑफ वाटर के अवेलेबल पे टाइप्स है कि रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज, रन ऑफ रिवर प्लांट विथ पॉन्डेज एंड रिजर्व प्लांट्स, ओके। सो अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी जो वाटर की हमारे पास होती है उसके अकॉर्डिंग। नेचर ऑफ लैंड, जो लैंड का नेचर ऑफ लोड, जो बेस लोड प्लांट होते हैं कि मतलब वो पूरा टाइम चालू के चालू ही रहते हैं, 24/7 वो चालू ही रहते हैं। फिर कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो पीक पावर सप्लाई करने के लिए ही हम चालू करते हैं जिसको, और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो पंप स्टोरेज प्लांट होते हैं, ठीक है, कि जब भी एनर्जी की रिक्वायर्ड है तो पंपिंग करके हम स्टोरेज बनाते हैं फिर चालू करते हैं, ठीक है। सो नेचर, तो इस हिसाब से उसको क्लासीफाइड किया जाता है। यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन का पूरा दिया है कि यहाँ पे देख सकते हो आप, देखो कि ये लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट होता है वो 100 मेगावाट से ऊपर है, उसको लार्ज बोलते हैं। 15 से लेकर 100 तक मीडियम होता है, 1 से लेकर 15 तक स्मॉल, फिर माइक्रो, मिनी, ठीक है। लास्ट में 5 किलोवाट जो छोटे छोटे कैनाल बेस्ड पावर प्लांट होते हैं ना, वो पिको एंड माइक्रो में, मिनी में आते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मिनी, माइक्रो, स्मॉल जो भी है वो 1 मेगावाट से लेके 100 किलोवाट तक होते हैं। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं उसके लिए बहुत हाइट नहीं चाहिए, ठीक है। नाउडेज ऐसे प्लांट बहुत पॉपुलर हो गए क्योंकि कैनाल बेस्ड सिस्टम बनाते हैं ना, जो कैनाल तो है हमारे पास, जैसे गुजरात में आप देखते हो तो कहीं कहीं जगह पे ऐसी हाइट होती है ना कैनाल की, तो वहाँ पे ये प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए होते हैं। नीचे वाटर टर्बाइन होते हैं जहाँ से एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। तो वो भी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मिनी, माइक्रो भी अभी काफ़ी पॉपुलर हुए इन दिनों, ठीक है।
सो अभी यहाँ तक आपका ये टरबाइन का मतलब हाइड्रो का अभी बाकी है। अभी कितना कंटेंट बाकी है देखो, ये जनरेशन वर्किंग प्लांट, कैसे प्लांट रन करता है, क्या क्या इक्विपमेंट क्या होता है, वो सब अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर तब तक आपको कोई चीज़ में क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।